नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की। अब ये सिर्फ कोई कानून की मोटी सी किताब नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की आत्मा है। तो चलिए आज हम इसकी उन खासियतों को समझने की कोशिश करते हैं जो इसे दुनिया भर में सबसे अनोखा बनाती हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट से। जब हमारा संविधान 1949 में बनकर तैयार हुआ था, जानते हैं उसमें मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? पूरे 395। ये नंबर अपने आप में ही बता देता है कि हम किसी मामूली दस्तावेज की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही। हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ कानूनों का कलेक्शन नहीं है, ये हमारे देश की उम्मीदों, उसकी आकांक्षाओं का आईना है। तो सवाल ये है कि आखिर ये इतना बड़ा, इतना कॉम्प्रिहेंसिव क्यों है? आइए इसी को समझते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है दुनिया का सबसे भव्य संविधान, एक परिचय। और यहाँ हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हाँ, तो सवाल यही है कि भारतीय संविधान इतना विशाल क्यों है? मतलब क्या जरूरत थी इतना बड़ा संविधान बनाने की? जाहिर है इसके पीछे कुछ बहुत ही ठोस वजहें थी। देखिए, इसके साइज के पीछे मोटे तौर पर 4 बड़ी वजह हैं। पहली तो है भारत की जबरदस्त डाइवर्सिटी, मतलब इसका विशाल भूगोल। दूसरा, 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसका बहुत बड़ा असर था। फिर एक ही संविधान बनाया गया केंद्र और सारे राज्यों के लिए, अलग अलग नहीं। और हाँ, एक बहुत मजेदार बात, हमारी संविधान सभा में वकीलों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तो आप समझ ही सकते हैं, हर चीज को बिल्कुल कानूनी बारीकी से लिखा गया, जिससे इसका साइज बढ़ता ही चला गया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं इसकी एक और बहुत ही शानदार खूबी पर। एक ऐसा संविधान जो कठोर भी है और लचीला भी। सोचिए, कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा सख्त हो तो टूट जाती है, और बहुत ज़्यादा लचीली हो तो उसकी कोई अहमियत नहीं रहती। हमारे संविधान ने इन दोनों के बीच एक कमाल का बैलेंस बनाया है। और इस बारे में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने क्या खूब कहा था कि इसे दुनिया के सभी ज्ञात संविधानों को छानने के बाद तैयार किया गया। मतलब हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के बेस्ट आइडियाज़ को लिया और उन्हें भारत के हिसाब से, हमारी ज़रूरतों के हिसाब से ढाला। और यही है वो अनोखा बैलेंस जिसकी हम बात कर रहे थे। एक तरफ है अमेरिका का संविधान, जिसे बदलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मतलब वो बहुत रिजिड है। दूसरी तरफ है ब्रिटेन का संविधान, जो बहुत फ्लेक्सिबल है, जिसे आम कानून की तरह ही बदला जा सकता है। हमारे संविधान ने बीच का रास्ता निकाला। ये दोनों का एक बेहतरीन मिश्रण है, ना ज़्यादा कठोर, ना ज़्यादा लचीला। चलिए अब इस बैलेंस को एक और नज़रिए से देखते हैं, और वो है हमारी शासन प्रणाली। मतलब देश चलेगा कैसे, पावर किसके पास होगी, इसका बंटवारा कैसे होगा? तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। इसे वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि ये हमने मोटे तौर पर ब्रिटिश पैटर्न से लिया है। अब इस सिस्टम की कुछ खास बातें हैं, जैसे हमारे यहाँ एक नाम मात्र के प्रमुख हैं, यानी राष्ट्रपति, और एक वास्तविक प्रमुख, यानी प्रधानमंत्री। सरकार उसी पार्टी की बनती है जिसे बहुमत मिलता है। और सबसे जरूरी बात, सरकार यानी कार्यपालिका संसद के प्रति जवाबदेह होती है। ये सारी चीजें मिलकर एक जिम्मेदार सरकार की नींव रखती हैं। यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है। हमारा ढांचा तो फेडरल है, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, लेकिन इसमें एक यूनिटरी बायस है, मतलब झुकाव केंद्र की तरफ है। कुछ मामलों में केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है। और हमारा आर्टिकल 1 साफ कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। इसका सीधा मतलब है संघ को तोड़ा नहीं जा सकता और किसी भी राज्य को देश से अलग होने का अधिकार नहीं है। और ये बैलेंस का खेल यहाँ भी जारी रहता है। देखिए, ब्रिटेन में संसद सबसे ऊपर है, वो जो कानून बना दे वही अंतिम है। वहीं अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, वो संसद के बनाए कानून को रद्द कर सकता है। भारत ने फिर से बीच का रास्ता अपनाया। हमारी संसद कानून बनाने के लिए आज़ाद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की ताकत है, जिससे वो उन कानूनों की जांच कर सकता है। तो अब तक हमने बात की सिस्टम की, सरकार की, लेकिन किसी भी संविधान का दिल तो उसके नागरिक होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये संविधान आम लोगों को, यानी हमें, क्या अधिकार और क्या कर्तव्य देता है। तो सवाल ये है कि ये संविधान हमें, इसके नागरिकों को, कौन से मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। ये वो अधिकार हैं जो हमसे कोई नहीं छीन सकता।
तो हमारे संविधान का पार्ट 3 हमें 6 फंडामेंटल राइट्स देता है। ये है समानता का अधिकार, आजादी का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अपनी संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और इन सब का रक्षक संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आखिरी वाला बहुत जरूरी है क्योंकि यही वो ताकत है जो हमारे बाकी अधिकारों की रक्षा करती है। अच्छा, मौलिक अधिकारों के साथ साथ एक और चीज है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये अधिकारों की तरह कोर्ट में लागू नहीं करवाए जा सकते, लेकिन ये सरकार के लिए एक तरह से गाइडलाइंस हैं। ये बताते हैं कि देश को एक कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य शुरू से संविधान में नहीं थे। इन्हें बाद में 1976 में जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसकी सिफारिश की थी, जिसके बाद 42वें संशोधन से इन्हें शामिल किया गया। आइडिया ये था कि नागरिकों को सिर्फ अपने अधिकारों का ही नहीं बल्कि देश के प्रति अपने कर्तव्यों का भी एहसास हो। तो हमने सरकार का स्ट्रक्चर देखा, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य देखे। चलिए अब आखिर में उन बुनियादी स्तंभों की बात करते हैं जिन पर हमारा पूरा गणतंत्र खड़ा है। और इसमें सबसे पहला और सबसे अहम स्तंभ है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी सेक्युलर स्टेट। अब इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। इसका मतलब ये भी है कि सरकार की नज़र में सभी धर्म बराबर हैं और वो सभी को बराबर सम्मान और सुरक्षा देगी। दूसरा स्तंभ है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यानी हर वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार। आज ये हमें बहुत सामान्य बात लगती है ना, लेकिन सोचिए आज़ादी के वक्त जब दुनिया के कई बड़े बड़े और विकसित देशों में भी महिलाओं को या गरीबों को वोटिंग का हक नहीं था, तब भारत ने पहले ही दिन से अपने हर वयस्क नागरिक को, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग या वर्ग का हो, वोट देने का अधिकार दिया। ये एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी कदम था। हालांकि शुरू में वोट देने की उम्र 21 साल थी, लेकिन फिर 1988 में 61 संविधान संशोधन हुआ और 1989 से इस उम्र को घटाकर 18 साल कर दिया गया। इससे हमारे लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी और भी बढ़ गई। और आखिर में 2 और फाउंडेशनल एलिमेंट्स की बात करते हैं। पहली है एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप। अमेरिका की तरह हमारे यहाँ राज्य और देश की अलग अलग नागरिकता नहीं है, हम सब सिर्फ भारतीय हैं। ये देश की एकता को मजबूत करता है। और दूसरी हैं हमारी इंडिपेंडेंट बॉडीज जैसे इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, सीएजी। ये वो संस्थाएं हैं जो बिना किसी सरकारी दबाव के काम करती हैं और हमारे लोकतंत्र को निष्पक्ष बनाए रखती हैं। तो इन सारी बातों के बाद एक सवाल मन में आता है, क्या हमारा संविधान सिर्फ कुछ पन्नों पर लिखा एक दस्तावेज है या फिर ये एक जीती जागती सांस लेती हुई शक्ति है जो आज भी हमारे देश की पहचान को, हमारे भविष्य को लगातार एक आकार दे रही है? शायद इसी सवाल के जवाब में ही हमारे संविधान की असली महानता छिपी है।